अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त ईद करीब है। सियासी मंजरनामे पे तब्दीलियाँ रूनमा होने का वक्त हुआ चाहता है। ईद के बाद किस तरफ हालात जाएंगे, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होगी, सियासी इस्तेकाम आएगा या अदम इस्तेकाम आएगा। अपोजिशन ऐलान कर रही है कि ईद के बाद हम एक ग्रैंड पार्टी अलायंस या मीटिंग बुलाने के बाद जो है वो किसी एहतजाज की तरफ जा सकते हैं। तो सिद्दीक जान साहब हमारे साथ हैं। सिद्दीक जान साहब का एक बड़ा तजर्बा है इस सारी सियासी सिनेरियो को, ये जो है वो सिमल करते हैं। सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान है और ईद भी आने के करीब है। आप क्या देखते हैं ईद के बाद की सियासी सूरत हाल और मुल्की मंजरनामे पे क्या चीज़ें ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होंगी ईद के बाद? ईद के बाद काफ़ी चैलेंजेस हैं। आप अगर देखें ईद के बाद सबसे बड़ा जो एक तो मुआशी चैलेंज तो चल ही रहा है, मुसलसल चल रहा है। IMF के साथ जो डील हुई वो फ़ाइनल होकर और फाइनल भी हो गई, लेकिन ज़ाहिर बात उसकी इम्प्लीमेंट होना है और उसके बाद देखते हैं। फिर साथ बजट भी आना है, बजट में कुछ चीज़ें सामने आएंगी और इम्कान है कि किसी हद तक एक इस्तेहकाम जो है वो शुरू होगा। और जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं, जो अफवाहों की वजह से जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर गया और लोगों ने एक पैनिक में आके और बाय करना शुरू किए डॉलर। किसी को की ज़मीन थी तो उसने वो बेच के भी डॉलर ख़रीद लिए, किसी के बैंक में रुपए पड़े थे वो उसने वो निकलवा के डॉलर ख़रीद लिए। तो ये अफवाहों की वजह से ये पैनिक जो क्रिएट हुआ, ज़ाहिर बात है जाकर और उस हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी आएगी। लेकिन सियासी तौर पे अपोजिशन जिस तरह कह रही है कि वो एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, तो उस हवाले से ज़रा माहौल गर्म होगा। गो के लग जाएंगे उनको ईद के बाद 15-20 दिन APC बुलाई जाएगी, फिर एक नई कहानी शुरू सुनाई जाएगी। अब ये होगा APC में ऐलान होगा कि कमेटी बना दी, कमेटी में फिर ये कर दिया, कमेटी खेलते रहेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अपोजिशन जो है सड़कों पर आने का ऐलान करेगी। आपको याद है हाल ही में जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़ एक एंटी रिगिंग जो है ना वो पूरा कैंपेन लॉन्च करने के लिए बड़ी कोशिशों के बाद फजल रहमान ने जो है अपोजिशन को कायल किया था कि आप आइए, इस पर हम बैठ के बात करते हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ हम एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। रिगिंग हुई है इलेक्शन, हाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अपोजिशन सारी मुत्तहिद हो गई थी। तो उसमें ये तय पाया था कि अब एक कमेटी बनेगी, इन सारी चीज़ों को देखेगी, उसने रिपोर्ट पेश करनी थी। वो सब किधर गया? कुछ भी नहीं है। देखें ना, मैं यही मुसलसल कह रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आपने पूरी अपोजिशन के मुंतखब अफराद को किसके सहारे पे छोड़ दिया है? एक मौलाना फजल रहमान के सहारे पे उसकी क़यादत में दे दिया है। वो मौलाना फजल रहमान जो एक सीट जीतने में नाकाम रहे, अपनी सीट भी जो अपनी सीट नहीं जीत सका, अपने हल्के के लोगों को मुतमईन नहीं कर सका, वो अब हुकूमत गिराएगा। ठीक है, फिर नून लीग की इस वक्त बागडोर किसने संभाली हुई है? मरीम नवाज, वो है मुंतखब, कन्विक्टेड, सज़ा याफ्ता मुजरिम। ठीक है, तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि वो नून लीग जिनका कायद नवाज शरीफ ताहयात नाअहल, सज़ा याफ्ता मुजरिम, जेल में, उस कायद के 2 बेटे इश्तिहारी, उस कायद के संदी इश्तिहारी, बेटी सज़ा याफ्ता मुजरिम, अभी उसकी मुअत्तल है सज़ा लेकिन कन्विक्टेड तो है वो। फिर अब भाई की बात कर लें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर हैं। फिर शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज मुल्क से फ़रार हैं। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान इश्तिहारी हैं। फिर नून लीग के 29 लोगों के ऊपर केसेस हैं। 11-12 लोग साने मॉडल टाउन के कत्लेआम में नामज़द हैं। ये पार्टी कैसे जो है वो चला सकती है एहतजाजी तहरीक? मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। और अगर इन्होंने ऐलान कर भी दिया तो ये इसलिए नाकाम होंगे, 2-3 रीज़न होंगी। 3 रीज़न मैं समझता हूँ आबिद अंदलीब साहब। पहली बात तो यह है कि आवाम, बार बार ये कह रहा हूँ कि आवाम को अंदाज़ा है कि हालात मुश्किल हैं। किसी हद तक इमरान खान साहब से मैं अगर कहूँ कि कुछ हद तक लोगों को थोड़ी सी मायूसी भी है तो गलत नहीं होगा। लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता है कि अगर ये जो हालात आज हुए हैं तो ये किसकी वजह से हुए हैं? ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन लोगों की वजह से हुए जो पिछले 35-40 साल से इक़्तिदार में जिन्होंने 3 बारियाँ ली हैं। दूसरी वजह क्या है? गर्मी शदीद होगी, उन दिनों में मुमकिन नहीं है इतने लोगों को यहाँ पे लेके आना और उनको फिर यहाँ पे सर्वाइव करना रखना। तीसरा ये है कि मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप भी आ रहा है और पाकिस्तानी कौम को बड़ा बुखार है क्रिकेट का। वर्ल्ड कप हो रहा होगा, लोग आराम से मैच देख रहे होंगे, ये तमाशा कौन देखेगा? अगर आपको याद हो जो इमरान खान और डॉक्टर तौल कादरी ने धरना दिया था, इमरान खान का क्या था कि उनके लोग शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे। डॉक्टर तौल कादरी के लोग जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे बैठे रहते थे, जितने भी लोग आए थे। और अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं मदरसे के बच्चों को लाऊंगा। लेकिन मदरसे के बच्चों के साथ बैठना
इस तरह की जो तहरीक होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शायराए दस्तूर पे बैठ जाएंगे, एक सड़क बंद हो जाएगी ना, बात ख़त्म। पीछे से दरवाजे हैं सारे दफातर के, उधर से लोग आते जाते रहेंगे। मतलब आप ऑन कर रहे हैं कि मतलब लोग ले आए। मैं तो इस चीज़ के भी कायल नहीं हूँ कि ये सारी कन्विक्टेड ओपोजिशन। देखिए मैं एक बात करता हूँ, आबिद नदीम साहब, एहतजाज इसमें कोई शक नहीं है, जमहूरी हक है सबका। और अगर मैं अब हामिद मीर साहब की तरह तो नहीं कर सकता कि आप डॉक्टर तौल कादरी की मजम्मत करें कि वो मदरसे के बच्चों को लेकर आए, हालांकि डॉक्टर तौल कादरी का पूरे पाकिस्तान में कोई मदरसा नहीं है। उनका एक शरिया कॉलेज है लड़कियों का, एक लड़कों का, और उसके भी स्टूडेंट्स को उस तरह वो नहीं लाए थे। ठीक है, वो वही बता रहा हूँ, वो मिनहाज, एक तो मिनहाज यूनिवर्सिटी है उनकी, जो चार्टर्ड है, वो एक अलग मामला है, उसका उनमें अमल दखल इतना ज़्यादा उनका नहीं है। एक है उनका शरिया कॉलेज जो बरह रास्त उनके अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर है, वहाँ उनके कुछ स्टूडेंट आए, लेकिन हामिद मीर साहब हमेशा कहते थे कि ये डॉक्टर तौल कादरी के मुरीद हैं और मदरसे के इनके बच्चे हैं, इनको सीरियस ना लें। ठीक है, मुरीद वो करते नहीं। अब वही हामिद मीर मौलाना फजल रहमान के बारे में कह रहे हैं इनको सीरियस लें, अंडर एस्टिमेट ना करें, मौलाना ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आप इसकी भी मजम्मत करें ना, मौलाना फजल रहमान की भी। मैं नहीं कर रहा मजम्मत, मैं कहता हूँ अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। आप सवाल उठा सकते हैं कि ये खुद इन्होंने चोरियां की हुई हैं, डकैतियां की हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, कत्ले आम किया हुआ है, ये अब तब्दीली की बात करते हैं, ये इनकलाब की बात करते हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर तौल कादरी और इमरान खान के एहतजाज की हिमायत करते थे ना कि उनका हक है, तो इनका भी हक है, ये करें, आए बैठे, पता चल जाएगा ना। नहीं, एक बात दूसरी है ना सर, आप एहतजाज ज़रूर करें जब आप रियासत के आगे मुलज़म हूँ या मुजरिम हूँ, आप पे इल्ज़ामात हूँ, तो आप किस मुंह से एहतजाज करने की बात करते हैं? आप ये तो अपने आपको सबसे पहले क्लियर करें। देखिए, आप रियासती इदारों में जो लोग सर्टिफाइड है वो हुकूमत में, इमरान खान को हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यार ये सादिकुल अमीन है। अब जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया कि यार ये सादिकुल अमीन नहीं है, उनके बुग़्ज़ में, उनकी मोहब्बत में आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो। हालांकि आपके पास अपनी भी इखलाकी हैसियत कोई नहीं, आप सर से पाँव तक डूबे हुए केसेस को पहले फेस कर लो। एहतजाज करना बिल्कुल ज़रूरी है, आपका जमहूरी हक है, होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई इखलाकी जवाज़ भी तो होता है ना। इखलाकी जवाज़ तो उस वक्त ख़त्म हो गया जब भुट्टो शहीद, जिनको कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, जिनकी शहादत पे ये सारी अपनी सियासत चमकाते हैं, उनके कातिल कहा जाता है ज़ियाउल हक को। ज़ियाउल हक साहब के रूहानी बेटे थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की कब्र पे कसम खाई थी खड़े होकर कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। उस ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे की बेटी और भुट्टो का नवासा एक साथ आज बैठे हैं, तो ये इनकी मॉरल ग्राउंड्स हैं। वो हमज़ा शहबाज, जिसके वालिद साहब कहते थे कि मैंने जरदारी का पेट चीर फाड़ के अवाम का टैक्स का पैसा लूट के जो ये चोरी चकारी करके खा गया है, पेट चीर के, अगर ये पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सड़कों पर नाक सीटा लाहौर लड़काने की शहबाज शरीफ नहीं है। गद्दार कहते थे एक दूसरे को, दरिंदा कहते थे, नासूर कहते थे ज़मीन के ऊपर, क्या कुछ नहीं कहा, आज इकट्ठे बैठे हैं। इनके हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार इनको आने दें। हमने डॉक्टर तौल कादरी और इमरान खान का देखा ना धरना, 70-75 दिन तक डॉक्टर कादरी बैठे और 126 दिन इमरान खान बैठा। आए ये भी बैठे, पता तो चले यार कि कितना ये दम है इनमें, पता तो चल जाएगा ना। लेकिन इस वक्त जो मुल्की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल जो क्राइसिस है क्रिएट हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है इफेक्टिव वे में खित्ते में, उन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर ये लगता है कि यार ये अपनी मोहब्बत में, नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं, ये पाकिस्तान की बुग़्ज़ में ज़रूर आएंगे। ये देखिए, ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मोहब्बत में बहुत लोग, जरदारी साहब की ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा नवाज शरीफ साहब का मामला है। नवाज शरीफ साहब के जो करीबी एंकर्स भी हैं ना, या उनके अपने जो करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो खुदा न खासा पाकिस्तान ही ना रहे। मतलब इस हद तक ये बेशर्म लोग हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हालात इंटरनेशनली बहुत आगे टफ़ हैं पाकिस्तान के लिए। एक तरफ FATF का मामला है, एक तरफ इंडियन इलेक्शंस, चाइना अमेरिका वार है, और फिर ईरान, वो सारे उनके आपस में कशीदगी है। सऊदी अरब और ईरान का मामला शुरू हो गया है। ये सारे जो हालात और वाक़यात हैं ना, इन सारे हालात और वाक़यात में पाकिस्तान को फिर वो इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए उसने और ज़्यादा फ़ंड देने शुरू कर दिए। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया, बलूचिस्तान के अंदर धमाके एक माह में 10-12 हुए, कराची के अंदर टारगेट किलिंग शुरू हुई। ये सारी इंडिया ने एक बार फिर ज़ोर लगाने शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो इन हालात में जब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा टफ़ हालात होंगे और अंदरूनी दुश्मन जो हैं पाकिस्तान के,
वो भी एक्टिव होंगे तो हालात तो मुश्किल होंगे। तो उस सिनेरियो में जो धरना देना है अपोजिशन को, ये सारी चीज़ें जब नज़र भी आ रही होंगी उसके बावजूद भी वो धरने के लिए आएंगे। अच्छा देखिए, जब वो धरने की बात भी करते हैं ना, उससे भी मीशत पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये उनको इससे ऐसा करना चाहिए। यार मैं कह रहा हूँ ना कि आप उन्हें कहेंगे करें। वो हमारे दोस्त बता रहे थे कि कहते एक लड़का था, वो अपने वालिदैन को कहता था कि मेरी जो है ना वो शादी करो, नहीं तो मैं जो है ना ये बिजली को हाथ लगा लूँगा, करंट लगा लूँगा अपने आप को। तो उसकी माँ रोने लग जाती थी, उसको पकड़ती थी, अल्लाह दा वास्ता पुत्र एवं ना करी, और तेनू अल्लाह दा रसूल दा वास्ता है, तेनू एवं ना कर। बाप पकड़ता था, बाप पाँव पड़ जाता था, माँ पकड़ लेती थी, माँ हाथ जोड़ती थी, माँ दुपट्टा उतार के कदमों में रख देती थी, अल्लाह का वास्ता है ये वो। फिर वो कहता था अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद वो हमारे दोस्त हैं खालिद अब्बास खान भाई ने, ये फरीदकोट का वाक़या है खानेवाल का। तो खालिद अब्बास भाई कहते हैं कि एक दिन मुझे बताया, वो रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं वहाँ से, मुझे उन्होंने बताया कि ये मामला है। कहते मैं गया, मैंने उसकी माँ को भी पीछे हटाया, उसके बाप को पीछे हटाया, मैंने कहा चल बेटा शाबाश लगा ठीक है। तो इनके साथ वही करें, कुछ भी ना कहने, इन्हें ये ना कहें कि ये गलत है, इन्हें ये ना कहें कि आपने करप्शन किया, आपने लूट मार किया, आपने मनी, ये डिटाई इन कायम रहेंगे। इन्हें कहें आए वेलकम आए करें ताकत दा मैदान। हाँ, इनके लिए रास्ते खुले छोड़ देने के, आए बैठें, वेलकम आए। कितने दिन बैठेंगे? नहीं हो सकेगा सर। इस दौरान इन सारी और को... इसमें आप ये मैं आपको बता दूं, मलिक रियाज साहब अभी दोबारा एक्टिव हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर ये तहरीक होगी तो इसकी स्पॉन्सरशिप सारी जो है, खाना शाना ये वो मलिक रियाज साहब देंगे। मलिक रियाज को तो रिलीफ भी मिल गया है, अब उसको क्या चाहिए और? नहीं, वो मलिक रियाज साहब, वो जो दौर था, साकिब निसार साहब ने उनको कहा था ना कि एक दौर था जब हुकूमतें बनाते और गिराते थे। इस वक्त मलिक रियाज का हुकूमती वो रोल नहीं है जो जरदारी साहब के दौर में ख़ास तौर पे था। हर बड़ा ओहदा जो है वो मलिक रियाज से मशवरे के बाद दिया जाता था। जैसे सिंध में ओमनी ग्रुप था, तो उनके इन लोगों के जिनके स्टेक्स ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की हुकूमत में, तो वो तो ये चाहते हैं कि दोबारा पैसा लगा के किसी ऐसी हुकूमत को लें जिसमें उनके स्टेक्स बरकरार हों। हुकूमत पे क्या लाजिम है? हमने पहले भी इस पे बात की कि हुकूमत अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करे, हुकूमत अपनी नई टीमें तश्कील दे, हुकूमत कुछ अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे कम अज़ कम। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग हैं जो वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान कामयाब हो जाए? मैं ये समझता हूँ हुकूमत के अंदर जो लोग हैं ना, शेख रशीद साहब जैसे लगे हुए हैं रेलवे के हवाले से, उन्होंने कुछ ट्रेनें चलाई, थोड़ा सा खसारे की बात भी सामने आई, लेकिन आहिस्ता सा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप ना चलाएं, ट्रेनें चलाएं, भरपूर चलाएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोग ट्रेन पे सफ़र करें। उसके बाद आप आ जाएं, मुराद सईद बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फवाद चौधरी वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नज़र आएगा। हर मिनिस्टर को इसी तरह काम करना होगा, इन तीन की तरह। जब सब ये काम करने लग जाएंगे ना, आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलने लग जाएगा, फ़ायदे नज़र आने लग जाएंगे। रोज़गार सब तीन कैसे करेंगे? उस्मान बुज़दार कैसे काम करेगा? वो KPK में कैसे काम करेगा? नहीं काम तो सर अब ये तो ना कहेंगे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। उस्मान बुज़दार ने अभी रमज़ान बाज़ारों के खुद विज़िट किए, चीज़ें विज़िट करने से जीजान साहब तो सारी चीज़ें विज़िट करने से ये बात ठीक है, आपको सिस्टम बनाना होता है, सिस्टम मजबूत करना होता है, जब आपकी गिरफ्त नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने तौर पर वो कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं कर रहे। हुकूमत को क्या ऐसी चीज़ें जो ईद के बाद तक उनको कर लेनी चाहिए, हर हाल में उनको मैनेज करना चाहिए? देखिए चीज़ें थोड़ी सी फैल रही हैं, हर एतबार से। हुकूमत को 50 लाख घरों का जो मंसूबा था उस पर फौरी तौर पे शुरू कर देना चाहिए, घर बनाने शुरू कर देने चाहिए। हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा जब काम शुरू होगा। 40-50 नहीं, वो उन्होंने ज़ाहिर बात है जो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, एक बार शुरू करेंगे तो काम जो है ना वो आगे बढ़ेगा। फिर जैसे ये वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी कर रही है, कुछ नौजवानों को सामने ला के उनको स्पॉन्सर करेगी, कुछ और यूथ के प्रोग्राम हैं वो करें, और एक लोगों को नज़र आना। देखें होगा क्या अगर पाकिस्तान के अंदर 3-3.5 करोड़ ख़ानदान है, ठीक है, आप फौरी तौर पे आप इमरान खान को, मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये अपील करनी चाहिए कि वो 4-5 लाख नौजवानों को यहाँ जो बेरोज़गार हैं, चाहे लेबर है कोई हमारी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो रिक्वेस्ट करें, ख़िताब करें इमरान खान, और कहें कि वो यहाँ से पाकिस्तानियों को बाहर बुलवाएं जो बुलवा सकते हैं, अपने फैमिली में लोगों को बुलवाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहर बुलवाएं। इस वक्त आपको फ़ौरी तौर पे अगर आप पूरी दुनिया में 4 से 5 लाख अपने लोगों को भेज देना,
तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए वो होगा कि 4-5 लाख लोग उधर से पैसे कमा के वो भी हर माह भेजना शुरू कर देंगे। फिर आप यहाँ पे यूथ प्रोग्राम जो आप शुरू कर रहे हैं, आप आईटी के शोबे को बेहतर करें। एक आईटी का शोबा वो है जिसके अंदर आप 5 साल में 1 करोड़ नौकरियाँ दे सकते हैं, लेकिन उसको वो हुकूमत उस तरह संजीदगी से नहीं ले रही जिस तरह से लेना चाहिए था आईटी को। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस क्राइसिस से निकलने में कामयाब हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अभी तक मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं जा रही, और क्राइसिस में मुश्किल हुकूमत ज़रूर होगी, लेकिन निकल जाएगी क्राइसिस से। 1.5-2 साल मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी हालात बेहतर होंगे। और ये अपोजिशन का क्या होगा फ्यूचर? अपोजिशन का फ्यूचर फवाद चौधरी ने जैसे कहा था कि इनका आना जाना जेल में लगा रहेगा और कुछ नहीं है। यही कमेटियाँ चलती रहेंगी, इजलास चलते रहेंगे, असम्बली के अंदर एहतजाज चलता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब को ज़मानत मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ज़मानत के बारे में ज़मानत, हाँ, सेहत बिगड़ जाए, उनके पाकिस्तान के अंदर इलाज की हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लंदन जाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं मिलेगी। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ। और ये भी बता दूं, जरदारी साहब ईद के बाद, ईद से पहले अगर नहीं होते गिरफ़्तार, ईद के बाद, ईद तक मेरे ख्याल में, ईद के फौरी बाद जरदारी साहब जो है ना वो तैयारी कर लें, कमरा शमरा, हाँ, हर चीज़ गिरफ़्तार होंगे वो हर सूरत में। इधर ढाला में जाएंगे? यार केसेस उनके सारे पिंडी इस्लामाबाद में, तो डाला में उनको होना चाहिए। इनके लिए तो कमरे उधर भी तैयार होते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं, इनको क्या इशू? इन लोगों को तो वहाँ पे भी आवाम के टैक्स के पैसों से प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन चलो जाएँ तो सही ना, जाएँ तो सही। लोगों पे का एतमाद, लोगों का सिस्टम पे एतमाद तो बढ़े ना, थोड़े से पसीने तो आए इनको। बहरहाल नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ। नवाज शरीफ को ज़मानत मिलेगी भी तो वो किसी नारों या किसी डील का हिस्सा नहीं होगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो सेहत है, अगर वो ज़्यादा बिगड़ती है तो उस बुनियाद पे उनको ज़मानत मिल सकती है, और वो भी उसमें, जैसे सिद्दीक़ साहब ने कहा कि वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अदालत अगर उनको ज़मानत देगी तो ये साथ मेंशन किया जाएगा कि मुल्क से बाहर भागने की कोई इजाज़त नहीं होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।